धनुष के सवाल। धनुष के बुलावे पर बृजभूषण धनुष के घर पहुंच गया था। वो पहले बाहर खड़ा होकर धनुष के बंगले की ओर काफी देर तक देखता ही रह गया। बृजभूषण सोच रहा था कि उसका खुद का घर भी धनुष के घर के आगे फीका है। फिर कुछ ही देर धनुष नीचे आ गया था। बृजभूषण ने धनुष से गर्दन को झुकाते हुए कहा, जी गुरुजी, आप मुझसे बेझिझक कह सकते हैं। लेकिन मन ही मन बृजभूषण सोच में पड़ गया था। दरअसल धनुष की उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी कि उसके बहुत ज्यादा शिष्य हो। लेकिन जैसे ही धनुष ने बृजभूषण से कहा कि वो पहले बहुत से विद्यार्थियों को इस विद्या का प्रशिक्षण दे चुका है, तो बृजभूषण सोच में पड़ गया था। धनुष ने आगे बृजभूषण से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ ताकि हम इस प्रशिक्षण की शुरुआत कर सके। अगर मैं आपके जवाबों से संतुष्ट हो गया तो आज के बाद आप मेरे शिष्य बन जाएंगे, और अगर आप नहीं दे पाए तो फिर आप वापस जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हमारे बीच की कोई भी बात यहाँ से बाहर ना जा पाए। बृजभूषण बड़े ध्यान से धनुष के मुंह से निकले एक एक शब्द को सुन रहा था। धनुष के चुप होते ही उसने कहा, जी गुरुदेव, मैं तैयार हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। धनुष ने बिना पलकों को झपकाए ब्रिज की ओर देखा और फिर कुछ देर तक यूं ही देखने के बाद ऊपर की ओर इशारा करते हुए उससे कहा, क्या आप मानते हैं कि स्वर्ग से आगे भी एक और स्वर्ग है और इस धरती से अलग भी एक ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है? बृजभूषण ने धनुष से कहा, बिल्कुल, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि दूसरी दुनिया ना होने की संभावना से कोई मना ही नहीं कर सकता। धनुष ने गर्दन हिलाते हुए ब्रिज के जवाब पर असहमति जताई और फिर उससे कहा, मेरा मतलब ब्रह्मांड से नहीं है, मेरा मतलब आसमान के ऊपर स्थित उस भाग से है जिसकी दुनिया को अमृत्य की दुनिया कहा जाता है, जिस दुनिया में देवता, राक्षस और अमर प्रजातियों का अलग अलग साम्राज्य होता है। क्या ऐसी किसी दुनिया में आप विश्वास करते हैं? धनुष का अजीब सा सवाल सुनकर बृजभूषण सोच में पड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि धनुष के इस कठिन सवाल का क्या जवाब हो सकता है। काफी देर सोचने के बाद ब्रज ने धनुष से आहिस्ता से कहा, मैं नहीं जानता गुरुदेव। धनुष ने बृजभूषण से आगे कहा, अगर तुम्हें कभी पता चले कि आसमान के परे ऐसा भी कुछ है तो क्या तुम उस सच्चाई का सामना कर पाओगे? बृजभूषण ने जल्दी से बिना किसी हिचकिचाहट के धनुष को जवाब दिया, ब्रह्मांड में अभी तक ऐसे कई राज छुपे हैं जो बेहद विचित्र और भयावह हो सकते हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर अमृत्य दुनिया, देवता और दानवों की दुनिया के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो मुझे उसे स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं होगी। बृजभूषण के जवाब के बाद धनुष ने उससे अगला सवाल पूछा, अगला सवाल, तुम इस साधना के रास्ते पर चलने वाले साधक के बारे में क्या क्या जानते हो? साधक? बृजभूषण ने तेजी से अपना दिमाग दौड़ाते हुए धनुष से कहा, मेरी नजरों में साधक इस दुनिया के सबसे महान व्यक्ति होते हैं। मैंने कई किताबों और कॉमिक्स में उनके बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे कभी उनसे असल जिंदगी में मिलने का मौका नहीं मिला है। मैंने ये भी पढ़ा है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहां साधक को साधना के दौरान मिला जा सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। धनुष ने बृजभूषण से पूछा, कहां पर? पहाड़ी और बर्फ के इलाकों में, बृजभूषण ने तपाक से जवाब दिया। धनुष ने बृजभूषण को देखा और फिर वो कुछ देर के बाद उससे बोला, मिस्टर बृजभूषण, अगर मैं आपको इस विद्या का कुछ अंश सिखा भी दूं, तब भी मुझे नहीं लगता कि आप इस विद्या में बहुत निपुण हो पाएंगे। क्या तब भी आप मेरा शिष्य बनना चाहेंगे? बृजभूषण ने ज्यादा सोच विचार के बिना ही जल्दी से धनुष से कहा, जब तक मेरे शरीर में हिम्मत है और जब तक मैं इस विद्या को सीखने के काबिल हूं, मैं आपसे शिक्षा लेता रहूंगा और आपको अपने गुरु के रूप में पूछता रहूंगा। हॉल में शांति हो गई थी। धनुष बृजभूषण का जवाब सुनकर चुपचाप उसे बस घूरे जा रहा था। फिर तभी अचानक धनुष ने कहा, आपने मेरे सभी सवालों के जवाब तो दिए हैं, लेकिन इन जवाबों से मुझे नहीं लगता कि आप इस साधना के बारे में कुछ भी नया जानते हैं, इसलिए आप यहां से जा सकते हैं। धनुष ने उंगली से इशारा करते हुए बृजभूषण को बाहर जाने के लिए कहा था। धनुष के मुंह से बाहर जाने के बारे में सुनते ही बृजभूषण डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिया हुआ कौन सा जवाब गलत है। बृजभूषण के दिमाग में एक बार फिर से धनुष के सवाल और उसके दिए हुए जवाब घूमने लगे। बृजभूषण को लग रहा था कि उसने तो सभी जवाब सही दिए हैं, फिर धनुष उसे अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं था? बृजभूषण ने हिचकिचाते हुए धनुष से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे दिए हुए जवाबों में कौन सा जवाब गलत था? धनुष ने उसका जवाब दिया, मेरे शिष्य को मार्शल आर्ट में पारंगत होने की जरूरत नहीं है बृजभूषण जी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी उनके दिल का मजबूत होना है। इस साधना में आने वाली कठिनाइयों को झेलने के लिए मेरे शिष्य के इरादों को पक्का होना बहुत जरूरी है, ताकि समय आने पर वो अपने भाग्य से भी लड़ सके। साधना की शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे शिष्य ब्रह्मांड की शक्तियों से लोहा लेना सीखते हैं, क्योंकि एक छोटी सी चूक से ही आप ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जहां से वापस आना नामुमकिन है। मैं सीधे तौर पर आपको समझा देता हूं, मेरे शिष्य बनने के लिए आपको पहले अपने दिल और दिमाग को उस काबिल बनाना होगा और उसके बाद लगातार परिश्रम से
शरीर में वो ताकत पैदा करनी होगी जिससे कि आप इस जोखिम भरी साधना के अंतिम पड़ाव तक पहुंच सके। धनुष ने अपनी बात अभी खत्म भी नहीं की थी कि बृजभूषण तेजी से उसके पैरों पर गिरकर बोला, मेरे इरादे बहुत मजबूत है गुरुदेव, आप मुझ पर भरोसा करके तो देखिए। अगर अपने प्रशिक्षण के दौरान मुझे आसमान में रहने वाले दैत्यों से भी टकराना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। बृजभूषण को गिड़गिड़ाते हुए देखकर धनुष चुप हो गया था। वो सोच में पड़ गया था क्योंकि जब से बृजभूषण ने उसकी कला के बारे में जाना था वो तभी से धनुष का शिष्य बनने की जिद पर अड़ा हुआ था। धनुष ने उसकी मजबूत इच्छा को देखते हुए मना नहीं कर पा रहा था। धनुष ने बृजभूषण से कहा, ठीक है, तुम जाओ और मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अचानक ही धनुष से ऐसा आदेश सुनकर बृजभूषण का दिल थोड़ा हल्का हुआ और उसने धनुष से उसी स्थिति में रहते हुए पूछा, तो क्या गुरुदेव? ठीक है, मैं चाय बना कर लाता हूँ। बृजभूषण खुश होकर उछलते हुए चाय बनाने चला गया। धनुष का शिष्य बनने के लिए ये उसके लिए बहुत ही तुच्छ परीक्षा थी। फिर कुछ ही देर बाद बृजभूषण के वापस आने पर धनुष ने उसे अपने सोफे के दूसरे कोने पर बैठा लिया और कहा, बेशक तुम मेरे शिष्य बनकर इस जोखिम भरी साधना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं चाहे कितना भी अच्छा प्रशिक्षण तुम्हें दूं, फिर भी तुम साधना की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। और उसमें सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी उम्र है, क्योंकि तुम्हारी उम्र में किसी भी साधक के शरीर में वो शक्ति नहीं आ सकती जो एक जवान साधक के शरीर में होती है। इसलिए तुम अमरत्व के पड़ाव तक नहीं पहुंच सकते। हाँ, तुम एक उत्तम साधक जरूर बन सकते हो। अब क्योंकि तुम मेरे साधक बनने जा रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा ताकि तुम एक उत्तम साधक बन सको और तुम्हारी बाजुओं में वो ताकत आ सके जो एक उत्तम कोटि के साधक में होती है। धनुष जैसे जैसे बताता जा रहा था वैसे वैसे बृजभूषण की आंखें खुशी के मारे फैलती जा रही थी। अमरत्व का पड़ाव, उत्तम साधक। बृजभूषण अचानक ही उन शब्दों को कहता हुआ सोचने लगा था। धनुष बृजभूषण की इस जिज्ञासा को समझ रहा था। उसे आगे बताते हुए धनुष ने कहा, हाँ, मैं एक साधक हूँ और मेरी विद्या में तुम्हारी मार्शल आर्ट टेक्निक्स की कोई जगह नहीं है। मैं जो विद्या तुम्हें सिखाऊंगा उसके कई चरण हैं और हर एक चरण अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अमरत्व के पड़ाव तक कैसे पहुंचा जाता है, लेकिन मैं सिर्फ एक शिक्षक के तौर पर ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इस साधना में बने रहना और हासिल करना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत और किस्मत पर निर्भर करता है। ये साधना नहीं, सचमुच एक खजाना है। बृजभूषण खुशी के मारे जोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन धनुष के सामने वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बृजभूषण ने पहले भी ऐसे साधकों के बारे में सुना था, लेकिन वो उनसे कभी मिला नहीं था। इतनी महान आत्माओं के बारे में वो सिर्फ सोच सकता था, लेकिन आज वो खुद उसी राह पर है। मैं सर झुकाकर आपको नमन करता हूँ गुरुदेव। आपका ये शिष्य हमेशा आपके बताए हुए कदमों पर ही चलेगा। बृजभूषण ने 3 बार सर झुकाकर धनुष को धन्यवाद दिया। धनुष ने बृजभूषण से कहा, आज के बाद तुम्हें बार बार मेरे सामने ऐसे झुकने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा पूरा ध्यान अपनी साधना पर होना चाहिए। कुछ ही देर बाद धनुष ने साधना की टेक्निक के कुछ पैंतरे बृजभूषण को सिखा दिए थे। इमॉर्टल वर्ल्ड के उत्तम साधकों की नजरों में ये पैंतरे कुछ खास नहीं थे, लेकिन बृजभूषण के लिए ये भी बहुत मुश्किल थे। धनुष जानता था कि उसकी टेक्निक्स का लेवल अभी काफी निचले स्तर पर है, इसलिए वो खुद भी बृजभूषण को वो टेक्निक सिखाते समय बार बार याद कर रहा था। धनुष को बृजभूषण को सिखाते हुए लगभग 4 घंटे हो चुके थे। फिर धनुष ने बृजभूषण को रोकते हुए कहा, आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने तुम्हें साधना के शुरुआत के चरणों की एक झलक दिखला दी है। आगे मैं तुम्हें इससे आगे के चरणों के बारे में भी बताऊंगा, परंतु ध्यान रहे, इसे करते समय तुम्हें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है, अन्यथा जल्दबाजी में तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। धनुष ने बृजभूषण को समझाते हुए कहा था। बृजभूषण ने धनुष से आदर से कहा था, मैं इस बात का अच्छे से ख्याल रखूंगा गुरुदेव, और हमेशा आपके बताए हुए नियम कानून पर ही चलूंगा। धनुष ने हाथ हिलाते हुए बृजभूषण का अभिवादन स्वीकार किया और उससे कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन इस बात का किसी से जिक्र मत करना कि मैंने तुम्हें अपनी साधना की टेक्निक से संबंधित कुछ भी सिखाया है, बेशक वो तुम्हारे परिवार का ही कोई सदस्य क्यों ना हो। बृजभूषण ने धनुष से कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस बारे में किसी से जिक्र तक नहीं करूंगा। उसके बाद धनुष ने बृजभूषण को अलविदा कह दिया। उसके जाते ही धनुष ने टाइम देखने के लिए फोन उठाया। धनुष ने देखा कि उसके फोन पर एक मैसेज भी आया हुआ है। धनुष ने वो मैसेज ओपन करने के बाद पढ़ा तो उसे याद आया कि उसने डेलोंग को टिकट बुक करने के लिए अपनी डिटेल्स दी थी, लेकिन डेलोंग ने नेक्स्ट मॉर्निंग की ही टिकट बुक करा दी थी। धनुष ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था। धनुष के दिमाग में यही चल रहा था कि किस तरह वो डेलोंग के साथ जाकर ग्रैंड मास्टर केविन को बचा सकता है ताकि उससे कुछ पैसे मिल सके। फिर उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। तब धनुष किचन में गया, लेकिन किचन में पहुंचते ही उसे हंसी आ गई। ना तो किचन में कुछ खाने के लिए था और ना ही फ्रिज में। धनुष मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इस घर को रहने लायक बनाना पड़ेगा। यह अभी सिर्फ ईंट पत्थरों का मकान है, घर नहीं।
ऐसे समय पर मम्मी की बहुत याद आती है। वो घर बेशक छोटा हो, लेकिन जहाँ माँ है वही घर है। धनुष को अचानक से ही अपनी माँ की बहुत याद आने लगी थी। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए इधर उधर देखा तो उसे टेबल के ऊपर ही एक होटल का मेन्यू दिखाई दिया। धनुष उसे उठाकर देखने लगा। धनुष को रियलाइज हुआ कि ये मेन्यू हो ना हो सोसाइटी मैनेजमेंट के स्टाफ ने ही सफाई करने के बाद यहाँ रखा होगा। उसका खाली किचन देखकर वो समझ गए होंगे कि यहाँ कोई खाना नहीं बनता और धनुष को उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। धनुष मेन्यू को हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, सचमुच इस सोसाइटी का मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। इन्हें पता है कि यहाँ रहने वाले लोगों को कब किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। धनुष ने मेन्यू पर लिखे नंबर को डायल कर दिया था और फिर उसने अपने खाने का ऑर्डर देकर फोन वापस वहीं पर रख दिया। धनुष वापस सोफे पर जाकर बैठ गया। उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि वो एक ऐसी राह पर चल पड़ा है जहाँ उसे अकेले ही चलना है। तकरीबन 20 मिनट बाद धनुष के बंगले की डोरबेल बजने लगी। डोरबेल बजते ही धनुष तेज कदमों से चलता हुआ गेट की ओर चल पड़ा। दरवाजा खोलते ही धनुष ने देखा कि उसका खाना आ चुका है। धनुष ने पार्सल हाथ में लिया और जेब से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी धनुष ने देखा कि उसका खाने लाने वाला कोई और नहीं बल्कि शीटू है। ये देखकर धनुष सरप्राइज हो गया था। उसने शीटू से पूछा, अरे शीटू, तुम यहाँ कैसे?